यैनसन ग्रह से लिक्विड मेटल के मॉन्स्टर्स। ये हमारे लिए और हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए बिल्कुल अनजान दुनिया हो सकती है। कुदरत में एक कंप्यूटर कोड जिससे सुपरनैचुरल घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है ब्रह्मांड हमें सीधे सीधे ये बता रहा है कि हम वाकई एक सिमुलेशन में हैं। सारे सबूत यही बताते हैं। और सोवियत सन गन, क्या बेकाबू रशियंस हमें झुलसा सकते हैं? अगर उन्होंने सूरज को हथियार बना लिया तो शायद हम सब जलकर खत्म हो जाएंगे। ये है नासा's अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। अभी इंसान मालिक है और धातु यानी मेटल उसके गुलाम। लेकिन पृथ्वी और इसके काफी पास के एक ग्रह पर हुई खोजों से संकेत मिले हैं कि हमें खतरा हो सकता है मेटल से बने मॉन्स्टर्स से, यानी अपने आप विकसित होने वाली मशीन या ऐसी चीजें या ऐसे जीव जो प्रकृति के सारे नियमों को ही नहीं तोड़ सकते, बल्कि हमारे ग्रह पर कब्जे के लिए हमें चुनौती देकर हरा भी सकते हैं। हम अक्सर मानकर चलते हैं कि एलियंस को हमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें बस हमारी पृथ्वी के गर्म अंदरूनी हिस्से यानी कोर में इंटरेस्ट हो। जनवरी 2018, ग्रेट ब्रिटेन। एक वैज्ञानिक ने लगभग ईश्वर जैसी ताकतों वाली एक मशीन बनाई। ये जीवन की रचना के लिए बनी है, लेकिन वो जीवन नहीं जो हम जानते हैं। हमने ये मशीन जीवन की उत्पत्ति को समझने और बनावटी जीवन पैदा करने के लिए बनाई थी। इनऑर्गेनिक सेल्स बनाकर ये मशीन अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को आपस में मिलाती है। हम इन्हें ग्रह की सतह पर छोड़ दें और एक दूसरे से मिलने दें, और फिर हम ऐसी बूंदों पर नजर रखें जिनमें जिंदगी शुरू होती हुई दिखे। अपने माहौल का जायजा लेते हुए ये कुछ ही पलों में अनोखी हरकत करने लगेंगे। ये देखिए, ये वाला अपने आप इधर उधर जाने लगा। डिशेस में मौजूद सेल्स किसी जीवित प्राणी की तरह पेश आते हैं, लेकिन ये वो जीवन नहीं जो हम जानते हैं। ये बिल्कुल बेजान है। हम ये देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक सेल्स कैसे जीवन जैसी खासियतें हासिल कर लेते हैं, और हमें धोखा हो सकता है कि ये जीवित हैं, और कुछ वक्त के बाद हम फर्क नहीं कर पाएंगे और लग सकता है शायद ये जीवित हैं। क्रोनिन की जीवन बनाने वाली मशीन अपनी केमिकल रेसिपीज को अपने आप बदलने और अडेप्ट करने के लिए प्रोग्राम की गई है। ये एक तरह का अननेचुरल सिलेक्शन कर रही है। ये लैब में बहुत तेज रफ्तार से एक नए किस्म के जीवन का विकास है। मुझे लगता है कि हम अब लैब में जीवन पैदा करने का तरीका जानते हैं। अगले 1 दशक में हम कुछ बहुत अनोखे लगने वाले लाइफ फॉर्म्स तैयार कर लेंगे। क्रोनिन जिन लाइफ फॉर्म्स पर काम कर रहे हैं वो पृथ्वी के जीवों जैसे नहीं हैं। अपने लैब में हम एक आयन ऑक्साइड पर आधारित बुनियादी जीवन बना रहे हैं। क्या जीवन कार्बन की जगह मेटल्स पर निर्भर रह सकता है? अगर हम लैब में जीवन पैदा कर लें तो इससे हम ब्रह्मांड में जीवन की खोज करने की बुनियादी मानदंडों को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये चाहे जितना भी अजीब लगे, लेकिन क्रोनिन और अन्य लोगों के एक्सपेरिमेंट्स वैज्ञानिकों को यकीन दिलाने लगे हैं कि इनऑर्गेनिक जीवन संभव है। वो अंदाजा लगाने लगे हैं कि वो जीवन कैसा दिख सकता है और ब्रह्मांड में कहां पहले से उनकी मौजूदगी हो सकती है। उनकी रिसर्च ने उन्हें पास के एक तारे पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया। 55 कैनक्री ये एक सूरज जैसा तारा है, बस ये हमारे सूरज से थोड़ा छोटा और थोड़ा कम चमकीला है। ये तारा हमसे 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी खगोलीय दूरी के हिसाब से ये काफी पास है। पास के इस तारे के इर्द गिर्द उन्हें एक एक्सोप्लैनेट मिला जिसे एस्ट्रोनॉमर्स सुपर अर्थ कहते हैं। वहां जैनसन नाम का एक प्लैनेट है जो पृथ्वी से दुगना बड़ा है और साइज में उससे 8 गुना ज्यादा है। ये पृथ्वी जैसा है, लेकिन उससे काफी बड़ा है। यैनसन ग्रह गैस से बने विशाल नेपट्यून से आधे आकार का है, लेकिन ये ठोस चट्टानों से बना है और मुमकिन है कि हमारी पृथ्वी की तरह वहां भी जीवन हो। जिंदगी की तलाश के लिए सुपर अर्थ बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उन पर ढेर सारी दिलचस्प चीजें होंगी, काफी गर्मी होगी और सभी चीजों को आपस में जोड़े रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण भी होगा। तो जीवन की शुरुआत करने वाली प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं।
पत्थरों या धातुओं से बने लाइफ फॉर्म्स के विकसित होने के लिए जियोलॉजिकल, केमिकल और जलवायु परिस्थितियां बिल्कुल सही होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए यैनसन और उसके वायुमंडल पर गौर किया। ऐसा लगता है कि जैनसन पर एटमॉस्फेयर है और हो सकता है वो काफी घना हो और लगभग पृथ्वी जैसा ही हो, जिसमें ढेर सारा नाइट्रोजन और कुछ ऑक्सीजन हो और शायद कुछ पानी भी हो। एक अर्थ जैसा ही सुपर अर्थ, लेकिन कई अहम तरीकों से बहुत अलग। उसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 2 गुना है, इसलिए पृथ्वी पर आपका वजन 90 किलो है तो यैनसन पर 180 किलो होगा। आप वहाँ पर बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद बॉल नहीं उछलेगी। कुछ और अंतर भी है, जैसे कि कनाडा के मोस्ट टेलीस्कोप ने 2011 में उजागर किया। हमने देखा कि वो ग्रह हर 18 घंटे में अपने तारे के सामने से गुजरता है। हमने कभी ऐसे ग्रह की कल्पना भी नहीं की थी जो दिन में एक बार अपने तारे का चक्कर काट लेता हो। एक बसने लायक सुपर अर्थ, लेकिन उस पर क्या बसा हुआ है? अपने तारे की तेजी से परिक्रमा करने वाले ग्रह अपने तारे के बहुत करीब होते हैं। पृथ्वी जैसा ही, लेकिन एक अहम तरीके से बहुत अलग। अगर आप इस ग्रह की सतह पर खड़े हों तो सूरज और आसमान 60 गुना बड़ा लगेगा और हमारे सूरज से वो 3600 गुना ज्यादा चमकीला भी लगेगा। यैनसन बेहद गर्म है, उसका तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस है। ये इतनी ज्यादा गर्म है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसानों के लिए ये सुपर अर्थ एक जलते हुए नर्क जैसा है। वहाँ आसमान से पिघलते हुए मेटल्स की बारिश दिखाई देगी। हर तरफ से बहुत ही तेज हवाएं आपको घेर लेंगी। सच में यह नज़ारा नर्क से कम नहीं होगा। जैनसन के हालात ऐसे हैं जिनमें वो सारी चीज़ें तुरंत मर जाएंगी जिन्हें हम जीवित समझते हैं। पृथ्वी पर जीवन बेस्ड है डीएनए पर, यानी अलग अलग ऑर्डर में लगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पर, और ये बहुत ज़्यादा नाजुक है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने से प्रोटीन की ये चेन टूट जाएगी और जीवन नामुमकिन हो जाएगा। ये जबरदस्त गर्मी सॉलिड्स को आसानी से पिघला सकती है। ये ऑर्गेनिक जीवन के लिए नर्क है, लेकिन इनऑर्गेनिक जीवन के विकास के लिए ये बिल्कुल सही माहौल और आबो हवा है। इस प्लेनेट पर महासागर है, लेकिन वो लावा के समंदर हैं। यैनसन जैसे प्लेनेट पर पिघले हुए मेटल्स और पत्थरों की झीलें होंगी। क्या वो पृथ्वी के महासागरों जैसे हो सकते हैं जिनमें जीव जंतु रह सकें? अगर हम कार्बन और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को छोड़ दें तो अब सवाल उठता है कि क्या आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी जीवन पैदा कर सकते हैं? लैब में हुए प्रयोगों से हम इनऑर्गेनिक जीवन की संभावनाओं को जानते हैं, लेकिन इतने अलग किस्म का जीवन हमारे जीव विज्ञान के सभी जाने पहचाने नियमों को तोड़ देगा। ऐसे जीव कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे और केमिकल स्तर पर कैसा व्यवहार करेंगे? दूसरी दुनिया में जीवन मिलने की संभावनाओं से जुड़ी कमाल की बातों में से एक ये है कि वहाँ एक ऐसी केमिस्ट्री उपलब्ध है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लिक्विड मेटल से बने जीव की बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन असल में हमने पृथ्वी पर उसका बेसिक रूप बनाना शुरू कर दिया है। इमेजिन कीजिए कि किसी प्लैनेट जितनी बड़ी लैब में अरबों सालों में क्या क्या बन सकता है। साइ-फाई यानी काल्पनिक विज्ञान के लेखक टर्मिनेटर मूवीज में तरल धातु के ऐसे मॉन्स्टर्स की कल्पना कर चुके हैं। वो जिस तरह की जगहों पर रहते हैं उससे उनके किसी भी हिस्से का सॉलिड होना लगभग नामुमकिन है। उनमें हड्डियों के स्केलेटन जैसा कुछ बनना नामुमकिन हो सकता है। इसलिए अगर कुछ हुआ भी तो वो बिना किसी शेप का होगा, शायद टर्मिनेटर के T-1000 जैसा। यैनसन की धधकती झीलों में रहने वाले तरल धातु से बने जीव जो तपती गर्मी में पलते बढ़ते हैं और मनचाहा रूप ले सकते हैं। क्या एनर्जी बचाने के लिए उनका आकार गोल होगा ताकि इंटरनल ऑर्गन्स के मुकाबले सरफेस एरिया कम से कम बना रहे, या फिर शिकार वगैरह करने के लिए लंबा और फैला हुआ आकार होगा? धातु के ऐसे जीव वैसे ही विकसित हुए होंगे जैसे हम हुए हैं, ताकि अपने आसपास के माहौल में ढल सके और जिंदा रह सके। अगर वो अपने शरीर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में फेरबदल करके मूव करते होंगे तो वो अपने आसपास की चीज़ों पर भी वैसा ही असर डाल सकते होंगे। क्या ये नामुमकिन है कि इस धधकते सुपर अर्थ पर अरबों वर्षों में क्रमिक विकास हम जैसे विकसित या हमारी ठंडी नम पृथ्वी से ज्यादा विकसित जीव पैदा कर पाया होगा? मुझे लगता है कि अगर वो मेटल के काम में माहिर हुए तो शायद वो उससे ऐसी चीज़ें बना सकेंगे
जिनसे हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं और हम में उसका हुनर भी नहीं है। अपने ग्रह की चीजों पर महारत हासिल करने के बाद क्या वो भी हमारी तरह अंतरिक्ष में निकलने की कोशिश करेंगे? बेहद गर्म एक्सोप्लैनेट यैनसन का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक ये सवाल करते हैं कि क्या वहां तरल धातु के ऐसे जीव विकसित हुए हैं जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या वो अंतरिक्ष में हमारी ओर आ सकते हैं? अगर लिक्विड मेटल से बने T-1000 जैसे जीव जैनसन पर मौजूद हैं तो उन्हें हमारी पृथ्वी बिल्कुल नर्क जैसी लगेगी। वो ठंड से जमकर मर जाएंगे। लेकिन अगर यैनसन के जीव अंतरिक्ष की जबरदस्त ठंड वाले वैक्यूम को पार करके यहाँ पहुंच सकते हैं तो उनके पास पृथ्वी की सभी चुनौतियों का सामना करने लायक टेक्नोलॉजी भी होगी। उनकी स्पेसशिप्स उनकी ग्रह जैसे माहौल की नकल करने के लिए बने होंगे। उन्हें इतना तापमान और दबाव बनाए रखना होगा कि वो ठीक ठाक रह सकें और जमने से बचे रह सकें। इसके अलावा पृथ्वी पर ऐसी जगह हैं जहां यैनसन के तरल धातु वाले जीवों को बिल्कुल अपने ग्रह जैसा माहौल मिल सकता है। अगर वो पृथ्वी पर आना चाहेंगे तो वोल्केनोज उनके लिए बिल्कुल सही जगह हो सकती है। बेशक ये एक संयोग ही है कि 1200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाले ज्वालामुखियों के आसपास कुछ अनजानी हवाई चीजों के दिखने की कई रिपोर्ट्स मिली हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग ज्वालामुखियों में यूएफओ की गतिविधियों की रिपोर्ट आती रही है। क्या वो जैनसन या उसके जैसे दूसरे ग्रहों से आए जीव हैं? उन्हें हमारी पृथ्वी में काफ़ी गहराई में उतरने पर ही ऐसी जगह मिलेगी जो उन्हें पसंद आ सकती है। पृथ्वी की सतह के लगभग 2900 किलोमीटर अंदर पिघले हुए आउटर कोर में तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस है, यानी यैनसन की झुलसती हुई सतह के बराबर। हो सकता है कि तरल धातु से बने एलियंस हमारे पृथ्वी के अंदर पिघली हुई धातु के समंदर में तैर रहे हों और हमें पता भी ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एलियंस आए तो बहुत ही अजीब लगेगा। क्या वो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर रहे किसी बेहद गर्म उल्कापिंड में मौजूद इनऑर्गेनिक जीवन से अलग होंगे? मुझे नहीं पता। जिस तरह हम उन्हें शायद पहचान न पाए, वैसे ही शायद वो हमें जीव भी न समझे। मुमकिन है कि वो हमें हमारे ग्रह की पतली सी ऊपरी सतह पर बिखरी ऑर्गेनिक चीजों के ढेर समझे। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि हम उनसे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर सकेंगे। अगर उन्होंने अपनी नई दुनिया में सब कुछ खत्म करने का फैसला किया तो शायद हमारे पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। अब तक के इतिहास में इंसान भूतों, टाइम स्लिप्स और पूर्वाभास की बातें करता रहा है। आज भी कुछ वैसे ही अजीब अनुभवों की हजारों खबरें आती रहती हैं। एक कपल रात को घूम फिर कर घर लौटा। कुछ ही देर के बाद उस आदमी ने देखा कि उसकी पार्टनर बैठी हुई है। इस महिला ने भी उस रहस्यमय क्लोन को देखा। क्या उनका मन उनके साथ कोई चालबाजी कर रहा था, या वो औरत किसी तरह एक साथ दो जगहों पर थी? ये आपकी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभवों में से एक होगा। सड़क पर एक महिला एक संदिग्ध लगने वाले पुरुष के पास से गुजरी। अगले मोड़ पर वो ये देखकर हैरान रह गई कि वही आदमी दोबारा सामने से उसकी ओर आ रहा था। लग रहा था जैसे वो वहाँ टेलीपोर्ट हो गया था। और दो ऐसे लोग जो अपने जुबान पर काबू खो बैठे। एक शख्स को याद है कि वो अपने दोस्त से धड़ल्ले से फ्रेंच में बात कर रहा था, और फिर उसे एहसास हुआ कि दोनों में से किसी को फ्रेंच नहीं आती। ये बताना मुश्किल है कि लोग अचानक कोई विदेशी भाषा कैसे बोल सकते हैं। क्या इतनी अनोखी घटनाओं का कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? वैज्ञानिक जिम गेट्स एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। मेरा ये मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की बुनियाद में एक बहुत ही अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए फिजिसिस्ट भौतिक ब्रह्मांड को गणित में बदलते हैं। गेट्स और उनके साथ काम करने वाले लोगों का मानना है कि उन संख्याओं में उन्होंने एक छिपा हुआ कोड ढूंढ निकाला है। हमें उसमें गणित की बहुत अनोखी चीजें मिली जिनके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं बताया था। उनके अनोखेपन ने मुझे वाकई बहुत परेशान किया। हमने पाया कि उन चीजों में कंप्यूटर कोड्स छिपे हुए हैं। हैरत की बात है कि कुदरत में मौजूद ये कोड्स 0 और 1 से बने उन कोड से लगभग पूरी तरह मिलते जुलते हैं, जिन्हें कंप्यूटर्स और इंटरनेट को क्रैश होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
हमारे टेक्नोलॉजी के लिहाज से गलतियों को ठीक करने वाले कोड्स बहुत काम के हैं, लेकिन हम वहाँ अध्ययन कर रहे थे तो बस मैटर एनर्जी का, उसमें एरर करेक्टिंग कोड्स क्यों थे? गेट्स का मानना है कि भौतिक वास्तविकता में ऐसे कोड्स छिपे हुए हैं जो उस वास्तविकता को बिखरने या बर्बाद होने से किसी तरह रोके रखते हैं। मैं इसके पीछे सिर्फ यही वैज्ञानिक कारण बता सकता हूँ। आखिर ऐसे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्यों है जिसमें फिजिक्स के नियम्स में एरर करेक्टिंग कोड्स मौजूद हैं? लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गेट्स की खोज एक कमाल की चीज की ओर इशारा करती है। उनके अध्ययन से लगता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े कॉस्मिक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है और हर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इसमें भी खामियां आती रहती हैं। कुछ चीजों के बार बार होने का एक अजीब सा एहसास हुआ। ये मुमकिन है कि हमारी पूरी रियलिटी बनावटी हो, किसी तरह का इल्यूजन हो। इलॉन मस्क समेत कुछ जाने माने लोगों को ये बात बिल्कुल सही लगती है कि ब्रह्मांड जरूर किसी सिमुलेशन जैसा है। और यहाँ ये मामला और भी अजीब हो जाता है। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी हस्तियां इस सिमुलेशन से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने पर निवेश कर रही हैं। असल में वो किसी और डायमेंशन की तलाश में है, हमारे बने हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हमें वाकई अंदाजा नहीं है कि इस सिमुलेशन के बाहर के हालात कैसे होंगे। इससे एक से ज्यादा ब्रह्मांडों के सिद्धांत को बल मिलता है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेने के बाद आखिर कोई एक जैसी कई दुनिया क्यों बनाएगा? लेकिन अगर हमें बनाया गया है तो सवाल ये है कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है? ये सिमुलेशन किसने डेवलप किया और क्यों किया? वो आखिर चाहते क्या हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारी दुनिया असल में एक कॉस्मिक कंप्यूटर सिमुलेशन है। विज्ञान और धर्म को काफी समय से एक दूसरे के खिलाफ समझा जाता है, लेकिन अब शायद दोनों का मेल हो रहा है। क्या ईश्वर एक जबरदस्त कंप्यूटर प्रोग्रामर है? बाइबल में कहा गया है कि शुरुआत में वचन या शब्द था। ग्रीक भाषा में वचन को लागोस कहते हैं, जिससे लॉजिक शब्द बना है। शुरुआत से ही इंसान को ये एहसास है कि किसी ने ब्रह्मांड में लॉजिक यानी तर्क का समावेश किया है। मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर सिमुलेशन बना रहा हूं और मैं सोचता हूं कि वो बिल्कुल मेरे जैसा हो। कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि जैसा बनाया। नासा के कुछ वैज्ञानिकों को यकीन है कि हमारा ब्रह्मांड किसी तरह हमारे जैसे जीव या जीवों की रचना है और वो जीव भविष्य या किसी और डायमेंशन के हैं। क्या मुझे ये बात मुमकिन लगती है? हाँ, बिल्कुल लगती है। मुझे तो ये संभव लगता है। लेकिन क्या इंसान कभी ऐसे सिमुलेशंस बना सकता है? इस बात के सबूत हैं कि हम इस दिशा में अपने पहले कदम उठा चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में ब्लू वाटर सुपर कंप्यूटर बहुत सटीकता से हमारे ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों की नकल बना रहा है। अभी से 300 या 1000 या 2000 सालों के बाद क्या होगा? टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये हम सब की समझ से परे की चीज होगी। अगर भविष्य के इंसानों को इसके लायक मशीन बनानी है तो उन्हें वाकई बहुत विकसित होना पड़ेगा। एक ऐसी सभ्यता जो अंतरिक्ष में जाकर दूसरे ग्रहों में बस जाए और उनमें से कुछ को विशाल सुपर कंप्यूटर्स में बदल दे। लेकिन फिजिसिस्ट मिचियो काकू का मानना है कि पूरे ग्रह जितने बड़े कंप्यूटर भी हमारे पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट नहीं कर सकते। मौसम जैसी सीधी सादी चीज जिसमें अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, उसका भी मॉडल दुनिया का कोई भी कंप्यूटर तैयार नहीं कर सकता। एक्चुअली मौसम की नकल करने वाली सबसे छोटी चीज मौसम ही है। रियलिटी तो मौसम से भी ज्यादा उलझी हुई है। आप किसी कंप्यूटर में एक लिमिट तक ही इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे सिमुलेशन को पूरे ब्रह्मांड को फिर से रचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में सिर्फ उन्हीं हिस्सों को रचा जाएगा जिन्हें हम देख रहे होंगे। अगर आप किसी बड़े वीडियो गेम को देखें जिसमें कोई पूरा शहर या पूरी जगह दिखाई जाती है जो उस कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी होती है जिसमें आप वो गेम खेल रहे होते हैं, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप एक बार में एक ही फ्रेम देखते हैं। हम उसके सिर्फ एक ही हिस्से को रेंडर करते हैं। अगर सब कुछ सिमुलेशन में है तो तब तक मैं दरवाजा ना खोलूं, यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए उन्हें क्रिएट करने के लिए प्रोसेसिंग पावर की भी ज़रूरत नहीं होगी।
लेकिन ईश्वर जैसे उन मनुष्यों ने ब्रह्मांड का सिमुलेशन क्यों तैयार किया होगा? आप नॉर्मली गुजरे हुए वक्त के बारे में या उसकी जानकारी हासिल करने के लिए सिमुलेशन नहीं बनाते हैं। हो सकता है कि भविष्य में मनुष्य या पृथ्वी पर कोई आफत आई हो। अनुमान और अनोखे होते जा रहे हैं कि हम सब बस एक बड़े से टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट में प्रयोगों में काम आने वाले चूहों जैसे हैं। अगर आप अपने मौजूदा समय को प्रभावित करने के लिए किसी जानकारी को बीते समय में भेज पाते तो फिर आप अपनी टाइमलाइन पर असर डालने से पहले आप उसके सिमुलेशंस आजमा कर देखना चाहेंगे। अगर प्रोग्राम पर आपका पूरा नियंत्रण हो तो आप उसमें छेड़छाड़ या बदलाव कर सकते हैं। अगर हमारा अस्तित्व किसी खास मकसद के लिए है तो उसके पूरे हो जाने पर क्या होगा? सिमुलेशन के खत्म होने पर क्या होगा? हम सब के साथ क्या होगा? अगर ये सिमुलेशन बंद हो जाए तो हमारी दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। अगस्त 2018 पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक यान से अमेरिकन अधिकारी सतर्क हो गए। वो सैटेलाइट अजीब तरीके से पेश आ रहा था। उसकी गतिविधियां सैटेलाइट्स जैसी नहीं थी। नॉर्मली सैटेलाइट्स जिस ऑर्बिट में घूमते हैं उसे बैलिस्टिक ऑर्बिट कहा जाता है। वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट इधर उधर उड़ रहा हो, गिर नहीं रहा हो, बल्कि तेजी से यहाँ वहाँ जा रहा हो तो उसमें कुछ तो अलग बात है। जल्द ही पता चल गया कि वो संदिग्ध यान रशिया का था। अमेरिका विदेश विभाग ने रूस से पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह नकार दिया। रूस ने दावा किया वो एक मामूली इंस्पेक्शन सैटेलाइट है, लेकिन उसकी हरकतों पर गौर करने पर जाहिर था कि वो कोई आम सैटेलाइट नहीं था। वो बहुत संदिग्ध था। कुछ लोगों को डर है कि रशिया हमें जो जानकारी दे रहा था उसके विपरीत असल में वो यान बहुत खतरनाक था। सच ये है कि रशिया कुछ ऐसा कर रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर ये कोई हथियार है तो ये कितना खतरनाक है। ये पहली बार नहीं है जब रशिया स्पेस में कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर शक होता है। 4 फरवरी 1993 रोशनी की एक 4 किलोमीटर चौड़ी बीम पूरे यूरोप पर चमक रही है। महज 5 मिनट में ये फ्रांस से रशिया तक पहुंच गई। पूरे यूरोप में लोगों ने आसमान में एक चमकीली रोशनी के गुजरने की जानकारी दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कोई सैटेलाइट या टूटा हुआ तारा? रात में दिन जैसी रोशनी है, ये कहां से आ रही है? उस रोशनी का रास्ता स्पेस स्टेशन मेर के रास्ते से मेल खाता है, जिससे सवाल उठा कि रूस आखिर अंतरिक्ष में क्या कर रहा है। एजेंसीज तुरंत जांच करने लगी। उन्हें पता लगाना है कि क्या इससे खतरा है। साफ है कि रशिया कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था। स्पेस में एक बड़ा सा आईना था। आईने से लैस एक सैटेलाइट जो पृथ्वी पर रोशनी डाल रहा है। ये याद दिलाता है नाजियों के डिजाइन किए हुए उस हथियार की जिसे वो कभी बना नहीं पाए। क्या ये मुमकिन है कि रूस ने हिटलर के आइडिया पर काम किया हो? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसके वैज्ञानिकों ने वंडर वेपन्स यानी हैरत अंगेज हथियारों की योजना बनाई थी। जेट विमानों, लंबी रेंज के रॉकेट और परमाणु हथियारों समेत ये चीजें युद्ध में जर्मनी का पलड़ा भारी करने के लिए बनाई जाने वाली थी। उनमें सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष में तैनात होने वाला हथियार था। हिटलर सूरज की ताकत का इस्तेमाल करके स्पेस रे गन बनाना चाहता था। उसकी सोच थी कि वो उस ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों को जलाकर जीत सकता था। वो बिल्कुल सीधा साधा आइडिया था। स्पेस में एक बड़ा सा लेंस भेजो, उसमें नीचे दुश्मनों के इलाके पर फोकस करो और उसके ठिकाने को जला दो। हिटलर ने सूरज की शैतानी ताकत को समझ लिया था। वो परमाणु हथियार से भी ताकतवर चीज है और तबाही मचाने वाली उसकी ताकत को वो 1.5 किलोमीटर चौड़े आईने के जरिए इस्तेमाल कर सकता था। वो चीज जितनी एनर्जी को पृथ्वी की सतह पर फोकस कर सकती थी, उससे सिर्फ जलने लायक चीजों में ही आग नहीं लगती, वो पूरे शहर को खत्म कर सकती थी। उससे इंसान वैसे ही जल सकते थे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे चींटियां जलती हैं। युद्ध में हुई हार ने नाजियों को सोलर सुपर वेपन बनाने से रोक दिया। शुक्र है कि हिटलर ने स्पेस मिरर लॉन्च नहीं किया, क्योंकि अगर वो अंतरिक्ष में कोई भी चीज भेजने में कामयाब होता तो दुनिया के इतिहास का रुख बदल जाता। लेकिन हिटलर के एडवांस्ड वेपन्स साइंटिस्ट को विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और कम्युनिस्ट रशिया में काम मिल गया। अमेरिका को नाजी जर्मनी के अवशेषों से रॉकेट टेक्नोलॉजी मिली, लेकिन क्या रशिया को कुछ और मिला?
सवाल ये है कि रूस क्या विकसित कर रहा है, वो अंतरिक्ष में मिरर्स क्यों तैनात कर रहा है। 1993 में एक रूसी सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से रोशनी की बीम डाली, जिससे पूरे यूरोप में घबराहट फैल गई। जानकारों को डर है कि ये नाज़ियों के आतंक फैलाने वाले हथियार के नए रूप का परीक्षण हो सकता है। रशिया ने घोषणा की कि उसे मिर स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है। उसका नाम था ज़नामिया 2 स्पेस मिरर। स्पेस मिरर को अच्छी तरह इंजीनियर किया गया था। वो वैसा सॉलिड आईना नहीं था जैसा हम पृथ्वी पर देखते हैं। उसे स्पेस में ले जाकर खोलकर फैलाया जाता है। वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाला पतला फ्लेक्सिबल मटेरियल है और पूरा खुलने पर उसकी लंबाई लगभग 65 फुट की होगी। अगर हम उसे हमारे सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप के मिरर से कंपेयर करें तो वो लगभग 6 फुट चौड़ा होगा। सबसे बड़ा मिरर हबल स्पेस टेलीस्कोप में है और वो भी 2.3 मीटर का है। और उनका मिरर 65 फुट का है। आखिर वो उससे क्या कर रहे हैं? रशियन गवर्नमेंट का दावा है कि एक साई-फाई स्पेस मिरर लॉन्च करने के पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था। इसका मकसद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये पृथ्वी के उन शहरों या इलाकों के लिए रोशनी के बनावटी इंतजाम के लिए है जिन्हें कुदरती रोशनी कम मिलती है। इससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। इतना ही नहीं, रूस के पास काफ़ी बड़े पोलर यानी ध्रुवीय इलाके हैं जहां साल में काफ़ी समय तक अंधेरा रहता है। लेकिन कई लोगों को शक है कि इस मिरर का फौजी इस्तेमाल हो सकता है। रशिया को लेकर कभी श्योर नहीं हो सकते। मन में ये सवाल उठता है कि क्या वो किसी तरह के हथियार को टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये मिरर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बना है तब भी इसे बहुत जल्दी खतरनाक बनाया जा सकता है। मिरर के डिजाइन में जरा सा फेरबदल करने से वो बहुत खतरनाक बन सकता है। सिर्फ बीम का फोकस एडजस्ट करके आप इसे नेक काम के एक साधन से बदलकर शहरों को तबाह करने वाला हथियार बना सकते हैं। रशियन स्पेस मिरर प्रोग्राम ने इससे भी बड़े और ताकतवर उपकरण बनाने की कोशिश की है। 1999 में उन्होंने लगभग 24 मीटर के मिरर को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन स्पेस मिरर तैनात करने की ये दूसरी कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। किस्मत से ये कोशिश नाकाम रही। वो मिरर एक एंटीना में उलझ गया और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। रशिया ने खर्च में कटौती के लिए बाकी प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया। 1980 के दशक के अंत में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने हथियारों की आक्रामक ओर की नीति से सोवियत अर्थव्यवस्था को तबाह करके सोवियत संघ के पतन की शुरुआत कर दी थी। हाल ही में सोवियत युग से निकले रूस के पास पैसों की कमी थी और वो अपने स्पेस मिरर प्रोग्राम को जारी नहीं रख पाया। लेकिन मामले पर नजर रखने वाले कुछ लोगों को लगता है कि अगस्त 2018 में अजीब हरकतें करने वाला वो सैटेलाइट कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि पुतिन के नेतृत्व में वो प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया गया हो। नाज़ी कुछ भी नहीं छुपाते थे। उनके इरादे सबको पता थे। क्या रशिया के इरादे साफ हैं? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? ज़नामिया के लॉन्च के बाद से रूस को अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए 25 साल का समय मिला। अगर पूछें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा मिरर बना सकते हैं तो लगभग 300 मीटर का मिरर तैनात करना पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए कि अगर उसे पृथ्वी पर एक पतली बीम के रूप में फोकस करें तो कौन जाने आप क्या कर सकते हैं। अगर रूस ने नाज़ी डिजाइन को मुकम्मल कर लिया है तो वो मिरर इंसान को भाप बना सकता है और थोड़े और फेरबदल करके ऐसा मिरर अमेरिका पर 4 किलोमीटर चौड़ी गर्म सफेद मौत के बीम दाग सकता है जो इतनी बड़ी होंगी कि शहरों को जला दे। अंतरिक्ष से आ रही इस जला देने वाली रोशनी से निपटने के लिए पारंपरिक सेना के पास दरअसल किसी तरह का उपाय नहीं होगा। फिर शायद हम सब झुलस जाएंगे। न्यूयॉर्क 1950। रशियन एकेडमिक इमैनुएल वेलिकोव्स्की एक कमाल की थ्योरी पेश करते हैं। बाइबल में बताई गई बड़ी तबाहियां अंतरिक्ष से आई चीजों की वजह से हुई होंगी। उनका मानना था कि वो घटनाएं ग्रहों की गतिविधियों और सोलर सिस्टम के जबरदस्त असर से हुई होंगी। अगर वेलिकोव्स्की सही थे और बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तकों में सचमुच का इतिहास लिखा हुआ है तो यूनिवर्स वैसा नहीं है जैसा हम मानते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में पृथ्वी पर एक जबरदस्त बाढ़ का उल्लेख है। 40 दिनों और 40 रातों तक हुई बारिश के बाद सिर्फ नोआज आर्क में मौजूद यात्री ही जिंदा बचे। वेलिकोव्स्की ने एक फिजिकल मैकेनिज्म का अनुभव पेश किया जिसमें बाइबल में बताए गए तरीके से बाढ़ आ सकती थी। वेलिकोव्स्की ने कहा
कि शनि ग्रह पर हो रहे डिस्टर्बेंसेस की वजह से शायद वो खगोलीय घटना होगी जिससे बाढ़ आई होगी। पानी की भाप और सैटर्न से निकला मटेरियल हमारी सोलर सिस्टम में उड़ते हुए पृथ्वी तक पहुंच गए होंगे। उनकी वजह से तेज बारिश हुई होगी। बुक ऑफ एक्सोडस में मिस्र के बच्चों और मवेशियों को खत्म करने वाली 10 महामारियों का जिक्र है, जिनसे नील नदी का पानी खून से लाल हो गया था। वेलिकोव्स्की इसके लिए शुक्र ग्रह को जिम्मेदार मानते हैं। वेलिकोव्स्की का कहना था कि जुपिटर ने अपनी शुरुआती दौर में अपने एक हिस्से को अलग किया था, जो बाद में वीनस प्लैनेट बना। वीनस असल में एक कॉमेट था और जब वो पृथ्वी के पास से गुजरा तो उसकी पूंछ की वजह से वो महामारियां पैदा हुई, जिनका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है। वेलिकोव्स्की ने अपने उन विचारों को अपनी किताब वर्ल्ड्स इन कोलिजन्स में प्रकाशित किया और वो बेस्ट सेलर साबित हुई। 1950 के दशक में बड़े पैमाने पर किताबें पढ़ने वाली जनता ने उसे खूब पसंद किया और इस तरह वेलिकोव्स्की और मेन स्ट्रीम साइंस के बीच टकराव शुरू हुआ। बाइबल को साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी से जोड़ने की बात स्पेस साइंटिस्ट को बहुत पसंद नहीं आई। उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन वर्ल्ड्स इन कोलिजन्स के प्रकाशन के 60 साल बाद अब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स फिर से उसके बुनियादी तर्कों पर गौर कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि वेलिकोव्स्की सही थे और सचमुच दूसरे ग्रहों की घटनाओं से पृथ्वी के जीवन पर असर पड़ा है? विवादास्पद रशियन एकेडमिक इमैनुअल वेलिकोव्स्की का मानना था कि बाइबल में जिन आपदों का जिक्र है उनके पीछे अंतरिक्ष की घटनाओं का हाथ था। उस समय नासा ने इसे कल्पना बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक वेलिकोव्स्की के अनुमानों पर दोबारा गौर कर रहे हैं। अब ये बात स्वीकार की जा चुकी है कि पृथ्वी पर सामूहिक विनाश समेत दूसरी बड़ी तबाहियां खगोलीय घटनाओं के कारण हुई थी। वेलिकोव्स्की की थ्योरी की डिटेल्स भले ही एक्यूरेट ना हो, लेकिन वो शायद कॉमेट की वजह से पृथ्वी पर आए आफत के बारे में सही थे। पुराने जमाने में लोग वाकई मानते थे कि किसी कॉमेट का आना किसी घटना का अंदेशा है। हो सकता है लोगों की इस मान्यता में कुछ सच्चाई हो। 2007 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के 6 वैज्ञानिकों के एक समूह ने बाइबल की बाढ़ की कहानी और 5000 साल पहले हिंद महासागर में एक विशाल कॉमेट के गिरने की घटना के बीच आपसी संबंध होने की संभावना व्यक्त की। उस कॉमेट की टक्कर से जबरदस्त तबाही मची होगी। उससे 200 मीटर ऊंची लंबी लहरें पैदा हुई होंगी। जबरदस्त सुनामी ने किनारों पर बसे लोगों को उजाड़ दिया होगा और पूरे के पूरे समुदाय खत्म हो गए होंगे। इस समूह ने जमीन पर कई किलोमीटर दूर तक आई एक विशाल लहर के सबूत मिलने का दावा किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद इसी कॉमेट की टक्कर की वजह से 40 दिन और 40 रातों तक वो बारिश आई थी, जिसका जिक्र बाइबल में है। उस टक्कर से एटमॉस्फेयर में ढेर सारे मॉइस्चर के साथ काफी मलबा उछला होगा। वेलिकोव्स्की का यह भी मानना था कि शुक्र ग्रह की वजह से मिस्र में महामारियां फैली थी। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जानलेवा महामारियों की शुरुआत अंतरिक्ष से भी हो सकती है। हालांकि वेलिकोव्स्की की ये बात गलत थी कि शुक्र ग्रह की वजह से महामारियां फैली थी, लेकिन उनकी बात सही थी कि महामारियां अंतरिक्ष से आई थी। वो आई थी कॉमेट से। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स हैं जो पृथ्वी पर पहुंचकर इंसानों को बीमार कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये सचमुच एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वायरस का मामला हो सकता है और ये बहुत ही डरावनी बात है। मुमकिन है कि कॉमेट्स के जरिए आने वाले एलियन लाइफ फॉर्म्स के वजह से मानव इतिहास की कुछ सबसे विनाशकारी घटनाएं हुई हों। कॉमेट्स मौत लेकर आते हैं, ये बात एपिडेमियोलॉजी के रिकॉर्ड में बिल्कुल साफ तौर पर लिखी हुई है। जैसे एथेंस में ग्रेट प्लेग, जैसे शुरुआती क्रिस्टीनियन एरा में जस्टिनियन की महामारी। हमारे प्राचीन पूर्वज किसी कॉमेट के दिखने की घटना को किसी तबाही का पूर्व संकेत मानते थे। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स अब मानने लगे हैं कि इस अंधविश्वास के पीछे कुछ तर्क हो सकते हैं। वेलिकोव्स्की का महत्व ये है कि उन्होंने दुनिया को इस बात से आगाह किया कि कॉमेट्स की पूंछ से पृथ्वी को खतरा है। क्या नाराज देवता या दूसरे ग्रहों की बीमारियां कॉमेट्स पर सवार हैं? एक बात पक्की है कि अंतरिक्ष से कई तरह की परेशानियां हमारी ओर आ रही हैं। ये होना तय है और जब भी ये होगा हमें सचेत रहना होगा।
20 जुलाई 1969 अपोलो 11 चांद पर उतरा। Tranquility Base here. The Eagle has landed. इसके साथ ही इंसान ने दूसरी दुनिया में पहला कदम रखा था। उस पहले मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने कुछ ऐसा देखा जिसका रहस्य आज तक बरकरार है। कई मिनटों तक एक चमकीले बादल जैसी चीज छाई रही। ऑल्ड्रिन ने चांद की सतह पर इस अनोखे चमक को किसी भी दिशा में दिख रही हर चीज से ज्यादा चमकदार पाया। वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए। आखिर ये क्या है? मुझे नहीं पता। शायद हमारा ये अनुमान गलत है कि चांद बिल्कुल बेजान है। अंतरिक्ष में हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी होने के बावजूद चांद की कई जानकारियां रहस्यों में छिपी हैं। इंसान ने चांद पर अब तक कुल मिलाकर सिर्फ 80 घंटे बिताए हैं। हमने उसकी सतह के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का ऊपरी तौर पर जायजा लिया है। उसका अंधेरा हिस्सा अब भी एक रहस्य है। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग के मिशन के लगभग 40 साल बाद भारत का लूनार प्रोब चंद्रयान 1 चांद की सतह पर उतरा। इसमें नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर है और उसने एक कमाल की खोज की। 2018 में नासा ने अनाउंस किया कि मिनरोलॉजी मैपर से इसके पक्के सबूत मिले हैं कि चांद पर पानी है। हम कई दशकों से पानी की तलाश कर रहे थे। फिर जब हमने सही जगह पर सही तरीके से ढूंढा तो वो मिल गया। पानी ब्रह्मांड का अमृत है। जहां भी पानी मौजूद है वहां जीवन हो सकता है। 1972 में अपोलो प्रोग्राम के खत्म होने के बाद से हम ये सोचने लगे कि हम दोबारा चांद पर क्यों जाएं? हमें क्या फायदा इस मिलेगा? डिस्कवरी से अब चांद से जुड़ा सारा खेल बदल गया है। लेकिन ये चांद पर जीवन की संभावना के अलावा भी काफी कुछ है। अंतरिक्ष में पानी एक ईंधन भी है। आज फिर से हम बेशकीमती चीज की होड़ में हैं। और ये सोना नहीं बल्कि पानी है, क्योंकि अंतरिक्ष में पानी सोने से कम नहीं है। जानकारों को अब डर है कि चांद पर जीत हासिल करने के लिए जबरदस्त होड़ शुरू हो सकती है। अगस्त 2018 में नासा के एक प्रोब ने लगभग नामुमकिन लगने वाली चीज यानी चांद की सतह पर पानी का पता लगाया। और ये वो पानी नहीं हो सकता जो किसी बर्फीले कॉमेट की टक्कर से आया हो। चांद पर बाहर से जो भी पानी आया होगा वो उड़कर स्पेस में चला गया होगा। वहाँ उसे रोके रखने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो भाप उड़ जाएगी। इसके बावजूद नासा के प्रोब को चांद की सतह के नीचे अरबों लीटर पानी की मौजूदगी का पता चला। चांद के ध्रुवों के पास ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, खासकर इस वजह से कि वहां गहरे क्रेटर्स हैं। उन क्रेटर्स के अंदर कुछ हमेशा छांव में रहने वाले इलाके यानी शैडोड रीजन्स हैं। मुमकिन है कि वहां अरबों वर्षों से बर्फ जमी हो। ये बर्फ कहां से आई है? इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ हैरत अंगेज अनुमान हैं। छांव में रहने वाले इलाकों में पानी मौजूद होने की एक वजह ये हो सकती है कि वो पानी शायद चांद से ही निकला हो। मुमकिन है कि अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स को दिखी रहस्यमय धुंध उसी की वजह से हो। अगर चांद के अंदरूनी हिस्से से गैस निकल रही हो तो उसमें पानी होने की भी संभावना है। यानी आज चांद के अंदर से पानी निकल रहा है और ये वाकई कमाल की बात है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ये मुमकिन है कि चांद के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पानी मौजूद हो। ये उस समय का अवशेष हो सकता है जब चांद गर्म और भूगर्भीय रूप से सक्रिय था और ये पानी गैस के रूप में सतह से निकल रहा है। पृथ्वी के अलावा किसी और दुनिया में किसी भी तरह का पानी मिलना वाकई बहुत बड़ी खोज है। चांद पर पानी का मिलना वहाँ सोना मिलने के बराबर है। हालांकि सच तो ये है कि ये सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इससे चांद पर जीवन की संभावना तो बनती ही है। साथ ही वैज्ञानिकों को लगता है कि वहाँ मौजूद पानी का इस्तेमाल मनुष्य को अंतरिक्ष में ज्यादा तेजी से ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए किया जा सकता है। प्रोपल्शन इंजीनियर टिम पिकिंस पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जरिए ऐसा विस्फोट करने का सिद्धांत बताते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट के इंजन को चलाया जा सकता है। ये स्टैंडर्ड सोलर पैनल्स है। अब आप आम पानी ले लीजिए और इस तरह का एक इलेक्ट्रोलाइजर लीजिए। ये बस स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं। आप बिजली के इस्तेमाल से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और वो यहाँ से निकलते हैं। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके बुलबुलों को ऊपर एक बलून में जमा कर लिया जाता है। ये बहुत थोड़ी सी गैस लगती है लेकिन इसमें काफी ज्यादा ताकत है।
बलून को सावधानी से जमीन पर रख दिया गया है। ठीक है, पीछे हट जाइए, तैयार रहिए, हम ये कैंडल जलाने वाले हैं। बूम! वाह, इसे कहते हैं पावर। यहाँ ये विस्फोट बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसे अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर किया जाए तो पानी का ईंधन अंतरिक्ष यात्रा में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसमें एक ट्रिक है, देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। ये हमारा रॉकेट थ्रस्टर है, ये इन गैसों को जलाता है। आर यू रेडी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रॉकेट टेस्ट शुरू होने जा रहा है। 3, 2, 1। वाओ, ये वाकई रॉकेट थ्रस्ट है। ये चीज़ कमाल की है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलती है, जिसे हम चांद पर मौजूद बर्फ से बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल रॉकेट में हो सकता है। और इस बात का एक बहुत बड़ा फायदा है कि ईंधन का ये स्रोत पृथ्वी के बजाय चांद पर है। अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए रॉकेट को जितना प्रोपेलेंट चाहिए वो उसके वजन का 80 से 90% होता है। चांद की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम है। इसका मतलब है कि चांद की ग्रेविटी से निकलकर कहीं और जाने के लिए यहाँ की तुलना में एनर्जी भी 6 गुना कम लगेगी। चांद एक्चुअली हमारे लिए एक पेट्रोल पंप का काम कर सकता है, जहां हम रुककर फ्यूल टैंक्स भर सकते हैं और किसी और प्लैनेट की यात्रा पर निकल सकते हैं। पानी इतना भारी है कि उसे पृथ्वी से ढोकर ले जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर चांद लूनर गैस स्टेशन की तरह काम कर सकता है तो अंतरिक्ष में खोजबीन का काम पूरी तरह बदल जाएगा। दिक्कत यह है कि अंतरिक्ष के ईंधन के इस भारी भंडार का मालिक कौन है? ये पानी आखिर किसका है और कौन इसे पहले इस्तेमाल करेगा? और अब फिर से चांद पर पहुंचने की होड़ शुरू हो गई। इसमें सिर्फ अमेरिका और रशिया ही नहीं है, बल्कि चीन, भारत, स्पेस एक्स और पूरी दुनिया है। बिजनेस के लिहाज से चांद एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट लगने लगा है। इसके पानी से अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। खजाने की दौड़ शुरू हो गई। चांद हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों तक पहुंचने का गेटवे बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि इससे पहला बड़ा अंतरिक्ष युद्ध शुरू हो सकता है। इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि स्पेस में आगे की खोजबीन की शुरुआत कौन करेगा। ये भी जमीन पर कब्जा है, इसीलिए पृथ्वी की तरह स्पेस में भी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जीतने वाले के लिए सबसे बड़ा इनाम चांद से भी बड़ा होगा। चांद पर नियंत्रण करने वाला पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। अगर रूस या चीन ने उस पर कब्जा किया तो उनका अपना अलग एजेंडा होगा, और अगर अमेरिका का नियंत्रण हुआ तो ये हमारे लिए मंगल ग्रह तक पहुंचने का जरिया हो सकता है।